Ladies and gentlemen, our next session with a political leader who's the brain behind the BJP's electoral successes and the mega comebacks from minor setbacks. He's now a barometer for political astuteness. उन्हें यूं ही भारत की वर्तमान राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता. His commitment to ideology, विचारधारा, value of workers, कार्यकर्ता, and sanctity of workplace, कार्यालय, are his key standout attributes. Since taking over as a Union Home Minister in May 2019, he has piloted several key measures and legislations, including abrogation of Article 370, the Muslim Women Protection of Rights of Marriage Act 2019, that's made instant triple talaq an illegal practice, the Citizenship Amendment Act 2019, and the Ummeed Bill or the Waqf Amendment Act 2024, among others. Be it an overhaul of Bharat's key Nyaya Samhita, or ensuring a massive nationwide crackdown on drugs while working tirelessly towards Naxalism-free Bharat by March 2026. जो कहा है वो करके दिखाऊंगा seems to be his motto. Committed to making Bharat a stronger, safer and more secure nation. He's also a history buff and a foodie. Please welcome, with greater round of applause, the Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Bhai Shah, in conversation with Rahul Joshi, Managing Director and Group Editor-in-Chief, Network 18, for the session titled, Make India Great Again. Over to you, Rahul ji. Thank you. अमित भाई, आपका राइजिंग भारत मंच में स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस समय निकालने का. ये हमारा फाइनल लास्ट सेशन है. सब लोग आपको सुनने के लिए आतुर हैं. पर इस बार मैं शुरुआत जरा अलग तरीके से करना चाहता हूं. कल प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने वक्फ बिल के बारे में यहां पर पहली बार बोला. तो मैं चाहता हूं कि आप एक क्लिप सुने और उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे. अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खात्मा नहीं दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके. साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी. और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया. अमित जी, मोदी जी ने कहा कि उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने राष्ट्रहित को के ऊपर सत्ता को रखा. तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मोदी जी किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? कट्टरपंथियों का साथ किन नेताओं ने लिया और ऐसा क्यों किया? और पार्टीशन के लिए वो कहते हैं कि जो है मुसलमान नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, गरीब मुसलमान नहीं चाहते थे ऐसा हो. नहीं, देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जब मुस्लिम लीग चुनाव में खड़ा हुआ और दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर खड़ा हुआ, पार्टीशन के पहले जो अंतिम चुनाव हुए स्थानीय विधानसभाओं के, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में भी मुस्लिम लीग का पराजय हुआ था. मुस्लिम जनता सच अर्थ में नहीं चाहती थी कि इस देश के टुकड़े हो. और ये बात मोदी जी ने ठीक ही कही है कि उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं. उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है. और आज मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, बाकी कुछ भी सहन करना, मगर तुष्टीकरण ऐसा जहरीला नासूर है जिसको देश से हमेशा के लिए युवा पीढ़ी ने उखाड़ कर फेंक देना चाहिए. जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो देश हितों के साथ समाधान करते हैं, वो देश हित की नीतियों के साथ
वोट बैंक के कारण कॉम्प्रोमाइज करते हैं और देश के अंदर ही एक नया देश बनाने का बीज बोने का काम करते हैं। मगर मोदी जी थोड़े चिंतित दिखते हैं। मैं भी कहना चाहता हूं युवाओं को कि समय बहुत निकल गया है। मोदी जी ने ही 10 साल में इस देश को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराकर विकास की राजनीति की ओर ले जाने का काम किया है। हमारी युवा पीढ़ी ने इसको आगे बढ़ाना हो। दल कोई भी तय करिए, दल के अंदर युवाओं को समान मौके होने चाहिए। दल की नीतियां दल के हित में नहीं बननी चाहिए, देश के हित में बननी चाहिए। और दल जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर देश की चिंता करने वाला दल होना चाहिए। दल कोई भी चुनिए, वोट उसी को दीजिए जो दल जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद से मुक्त हो। और यही हमारे देश के विकास का, हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा का सच्चा रास्ता है। कांग्रेस में उस जमाने में बहुत बड़े बड़े नेता हुए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस नेता के बारे में बात हो रही थी? वो कौन से नेता थे जो ये कर रहे थे? नहीं, ऐसे सिंगल आउट करना तो बहुत तकलीफ होगी, मगर कांग्रेस ने बाद में प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया था। तो इशारा उन्हीं की तरफ है। इशारे का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री तो अंततोगत्वा वही बनता है जो फैसले करता है। हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी है तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस ने उस वक्त नेहरू जी को बनाया था। परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहता हूं, आज देश के युवाओं को खड़ा कर दीजिए, किसी को भी उठाकर मंच पर लाकर पूछ लीजिए, उस वक्त आप विभाजन लेते क्या? विभाजन किया नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार किया है। और ये मैं मानता हूं, इससे बड़ा देश, इससे समझौता कोई हो नहीं सकता। अमित जी, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आप कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर आप लोगों ने मुसलमानों पर अन्याय खत्म कर दिया, और मुसलमान समुदाय ये कहता है कि उससे बड़ा कोई अन्याय ही नहीं है। देखिए राहुल जी, आप पूरे समुदाय के नाम से इतना बड़ा लोडेड स्टेटमेंट मत करिए, आपको तकलीफ आएगा। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है उनके साथ अन्याय है, कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। मैं आपको 2-4 सरल सवाल पूछता हूं जी। अभी का जो वक्फ का कानून है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी प्रावधान है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस देश की मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 80% मुस्लिम समाज पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है। उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी। सिया, आगा खानी, दाऊदी वोरा, मोहम्मदिया, अहमदिया, ये सारे मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वो भी मुसलमान है, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? और कांग्रेस पार्टी तो माइनॉरिटी की बात करती है, तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है, वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। दूसरा, आज मैं, आपने बहस देखी ही होगी, कांग्रेस के नेता कहते थे कि क्या गलत हुआ है। मैं आज देश की जनता को टीवी 18 के कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आजादी से लेकर 2013 तक, आजादी से लेकर 2013 तक, इस्लाम जब से भारत में आया तब से जितनी वक्फ में भूमि वक्फ घोषित की गई, वो 18 लाख एकड़ थी, जिसमें मुगलों के पहले से भी जो वक्फ हुए हैं वो सारे आ गए, क्योंकि दिल्ली में तो वक्फ सल्तनत काल में हो गया था।
और 2013 का कानून आने के बाद 18 लाख एकड़ में 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई। तो यही बताता है कि 2013 के कानून में आपने ऐसी व्यवस्था करी जो न्यायपूर्ण नहीं थी। किसी की भी भूमि को आपने वक्फ घोषित कर दिया, चाहे भूमि हिंदू की थी, पूरे के पूरे गांव वक्फ घोषित हो गए जिसमें लोग रह रहे हैं। कहीं मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर वक्फ घोषित हो गए जहां पूजन अर्चन होता है। इस तरह से कैसे चल सकता है? और ये 2013 के पहले नहीं था। 2014 के चुनाव के एंड मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे मुसलमान भाई भी मुझे सुनते होंगे, ये 39 लाख एकड़ भूमि हुई है। इसमें से आर्गुमेंट करते कुछ तो कब्रिस्तान है, कुछ तो मस्जिद है, कुछ तो दरगाह है, ये सब मिल मिलाकर 5% से ज्यादा नहीं है। 39 लाख एकड़ की भूमि से राजस्व क्या मिलता है, आय क्या मिलती है? 123 करोड़ रुपया। रेलवे और सेना से बड़ी भूमि है भाई ये। तो ये आय कहां जा रही है? जो बैठ गए हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि ऑडिट की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने कानून के माध्यम से ऑडिट की व्यवस्था ठीक करी है। कानून के माध्यम से मुस्लिम समाज के हर तबके को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया है। और उनका एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि हमारे धार्मिक मामलों में दखल देना। राहुल भाई, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। वक्फ जो है वो वाकिफ बनाता है और मुतव्विल इसका मैनेजमेंट करता है। वक्फ बाकी सारे धर्मों के हिसाब से देखे तो ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो उसी का होता है जो वो बनाता है। वक्फ उसी का होता है जो बनाते। इसमें कोई नॉन मुस्लिम रखने का प्रोविजन हमने नहीं किया है। पर 2 मेंबर वो तो आपने डाले हैं ना? वो वक्फ बोर्ड में डाले हैं और वक्फ काउंसिल में डाले। वो कहते हैं टेंपल ट्रस्ट में। सुनो ना भाई, टेंपल ट्रस्ट है ना जी। टेंपल ट्रस्ट में नहीं रख सकते, वक्फ में भी नहीं रख सकते। पर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा, ये कंपलसरी है क्या? वो सिख भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। टेंपल ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए, मैं भी मानता हूं। वक्फ में भी नहीं रख रहे हैं। जैसे ट्रस्ट होता है, इसका मैनेजमेंट अगर रिलीजियस ट्रस्ट है तो हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। वक्फ अगर अल्लाह के नाम पर दान दी गई संपत्ति है तो मुस्लिमों के हाथ में होना चाहिए। मगर ट्रस्ट चैरिटी के कानून के हिसाब से बरोबर चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी देखरेख ये तो व्यवस्थात्मक काम है। इसमें धर्म कहां से आता है? फिर भी हमने तो 22 में 2 रखे हैं भाई, 14 में 2 रखे हैं। और एक बात मुझे बताओ, जो मैंने पहले कहा पूरे के गांव कर दिए वक्फ, कोई मंदिर भी कर दिए, तो इस संपत्ति का डिस्प्यूट नॉन हिंदू का भी है या नहीं है? जी। हुआ या नहीं हुआ? जी। तो वो पार्टी है या नहीं है? 2 हिंदू इसका पक्ष न्यूट्रलिटी से देखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या इस देश में हिंदुओं को इतना भी अधिकार नहीं है भाई? ये बिल्कुल खोखली बात है जो कांग्रेस ने फिर से उनके समाप्त होते हुए अस्तित्व को आधार देने के लिए अपीसमेंट की पॉलिसी। और अगर इतना ही था तो प्रियंका जी तो वोट डालने भी नहीं आई, राहुल जी ने भाषण भी नहीं कराया। अगर आपकी पार्टी की प्रमुख पॉलिसी है तो पार्लियामेंट से बड़ा मंच क्या हो सकता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है। राहुल जी वहां बोले ही नहीं। इनकी पार्टी को 50% समय दिया था हमने, 50%, और कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई आपकी पार्टी के वक्ता तो आप तय करोगे, आप बोले ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब चिल्लाएंगे रोड पर, हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने देते थे। उनकी पार्टी को जो टाइम दिया है उसमें पूरा टाइम राहुल गांधी बोल सकते थे। ना उनकी पार्टी चाहती है
ना वो चाहती है। ये ऑपोजिशन पार्टीज ये भी कह रही है कि ये जो नैरेटिव आप बना रहे हैं, आप भी बहुत दमखम से बोले लोकसभा में, कल प्रधानमंत्री जी ने भी शानदार स्पीच दी यहाँ पे। वो कह रहे हैं ये पासमंदा मुसलमानों और महिलाओं को, गरीब मुसलमानों को अपनी तरफ वो करने का एक तरीका है, वोट बैंक को उनका वो करना। पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा लार्जर है, क्या आपको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के संग कभी आएगा? क्या कोई ये ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा आने वाले समय में, जिससे कि आपको उधर से भी कुछ वोट मिलेंगे? देखो राहुल जी, हर काम वोट के लिए नहीं करते। अगर हर काम वोट के लिए होता तो हमने इतने बड़े बड़े फैसले किए, वो न कर पाते। जी, कुछ काम देश के अंदर गलत पॉलिसियों को निकालने के लिए भी करने पड़ते हैं, और वो ही कर सकते हैं जो देश का सोचते हैं। और अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा ऐसा करने का उद्देश्य ये है कि मुस्लिम बहनें हमें वोट दे दे, पसमंदा मुसलमान हमें वोट दे दे, सिया, बोहरा, आगा खानी, मोहम्मदिया, ये सारे हमें वोट दे दे, तो आप क्यों नाराज कर रहे हो भाई? आप भी ले लो, स्वीकार कर लो इसको। वो करने की खातिर आर्गुमेंट करते हैं। उनको भी मालूम है वोट का मामला नहीं है, व्यवस्थापन का मामला है। अमित जी, जब सीए का बिल पारित हुआ था तब उस वक्त थोड़ा हिंसा का माहौल बना था देश में। कुछ आप लोगों को कोई इस बात की चिंता है कि इस बार भी बहुत कुछ अच्छा किया आप सीए निकाल दिया। मैं चाहता था कोई पूछे, कोई पूछता नहीं था, आपने पूछ लिया, अच्छा हो गया। भाई पूरे देश के सामने ढिंढोरा पिटा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब सीए पूर्णतया लागू होने से 2 साल हो गए। मैं राहुल गांधी को सार्वजनिक चुनौती देता हूं, एक भी मुसलमान की अगर नागरिकता गई है तो हमें बताएं। पूरे देश को कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया, इनके इंडी अलायंस वालों ने गुमराह किया। मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, और देश में हिंसा करे। यही जिम्मेदार है हिंसा के लिए। तो इस बार नहीं लगता आपको कि ऐसा कोई डर? कुछ तो समझे होंगे। अमित जी, थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट डिलिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं। ये मुद्दा भी बहुत गर्म रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो डिलिमिटेशन से क्या आप आज ये आश्वासन साउथ सदर्न स्टेट्स को दे सकते हैं कि डिलिमिटेशन से उनकी सीटों पे कोई कमी नहीं आएगी प्रोपोर्शनेटली? देखो, मेरे कोरे आश्वासन से शायद साउथ के हमारे भारतीय है वो नहीं समझ पाएंगे। मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। जरूर। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है जी, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है? जरा बोलो ना भाई। जी जी, नहीं हो रहा है। नहीं। कई जगह इंडी अलायंस की सरकार है, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है? नहीं। सिर्फ तमिलनाडु में क्यों हो रहा है? चुनाव आ रहा है। चुनाव है। अभी डिलिमिटेशन सरकार ने घोषित किया है क्या? जी नहीं। नहीं। एक सेकंड। हाँ, जी जी। डिलिमिटेशन एक्ट हमने बनाया है क्या? नहीं बना। जी नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है क्या? नहीं किया है। तो आज है क्या? क्योंकि रैंपड करप्शन कर तमिलनाडु की जनता आपके खिलाफ हो गई है, इसको ढकने के लिए ये मुद्दा आज उठा रहे हो। आज बुरहत क्या है डिलिमिटेशन लाने का? मगर आपने कहा है, मैं स्पष्टता कर ही देता हूं, दक्षिण के किसी भी राज्य ने, किसी भी मतदाता ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि किसी को अन्याय नहीं होगा, आपकी प्रोरेटा सीटें बनी रहेंगी। तो मतलब अगर 7.5 सीटें होंगी तो प्रोरेटा के हिसाब से उनकी जो बनती है 180 मैंने कह ही दिया भैया, पहले भी कह चुका हूं जी। मगर ये सुनना ही नहीं चाहते जी, क्योंकि ये शोर शराबा बंद कर देते हैं तो उनको करप्शन का जवाब देना पड़ेगा, उनको परिवारवाद का जवाब देना पड़ेगा। चुनाव मुद्दे पर वो चाहते नहीं।
तो जैसे 750 सीटें अगर हो गई तो उत्तर प्रदेश की सीटें भी बढ़ के 110 120 हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। राहुल जी, जी। ऐसा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का हर बार एक्ट बनाना पड़ता है। अभी तक की एक्ट का आयुष्य 25 तक था। अब नया एक्ट आएगा तो वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पार्लियामेंट में आएगा, छिप छिपा कर नहीं हो सकता। इसके पहले ऑल पार्टी कंसल्टेशन होगा, एक्ट आएगा, शायद समिति को भी जाएगा या डायरेक्ट भी होगा, तो चर्चा होगी ना जी। अभी कुछ आया ही नहीं और आप हो हल्ला कर रहे हो क्योंकि आपको चुनाव में मुद्दा चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा सीटें हों तो जैसे मायावती जी एक समय कहा करती थी कि उस प्रदेश का विभाजन होना चाहिए, चार टुकड़ों में उसको बांटना चाहिए। देखिए, वो वोट बैंक के लिए कर रहे हो, आप टीआरपी के लिए कर रहे हो। अभी भैया आया ही नहीं है डिलिमिटेशन, काहे को डिलिमिटेशन करते हैं। डिलिमिटेशन अमित जी तभी हो सकता है जब नया सेंसस आए, तो ये कैसे होगा, कब होगा, और इसमें कास्ट सेंसस की जो बात चल रही है, जो ऑपोजिशन की भी डिमांड है, उस पर आपका क्या विचार? घर डिलिमिटेशन भी 2001 के जनगणना के आधार पर हुआ था, ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु डिलिमिटेशन जब भी करना पड़ेगा, किस प्रकार से करेंगे, किस जनगणना के आधार पर करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, ये सारा एक कानून बनकर संसद में पारित होता है, तब जाकर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है। जो लोकतंत्र को सत्ता तय करने का कॉलेजियम है, हमारी संसद है, हमारी विधायिका है, वो वहीं से चुनकर आती है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिजाइन करना, इससे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य लोकतंत्र में और कोई हो नहीं सकता। वो पार्लियामेंट के कानून से, और पार्लियामेंट के कानून को राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के बाद ही होता है, और उसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज इसकी अध्यक्षता करते हैं। जी अमित जी, एक और बड़ा मुद्दा आप लोगों का रहा है वन नेशन वन पोल, काफी चर्चा भी हुई है, उसमें आपने काम बहुत किया है। ये कैसे कर पाएंगे आप? इसको पारित करने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत है, तो और कौन सी पार्टियां जुड़ सकती हैं आपसे? इस मुद्दे को कैसे, इस कार्यकाल में इसमें हम कुछ देखेंगे क्या? देखिए भाई, आप तो ऐसा सवाल कर रहे हो, गांधी जी ने देश को आजाद करने की मांग की, तो वो कोई पूछ लेगा उनको, कैसे करोगे भाई, अंग्रेजों का राज है। ऐसा है भाई, हम हमारा मुद्दा लेकर जनता के सामने गए हैं, हम जनता के बीच में कार्यक्रम कर कर भी जा रहे हैं। 2-3 साल होते होते माहौल ऐसा होगा कि कोई पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये देश के भले में है। कोई मुझे बताए कि बार बार चुनाव कर कर, खर्च कर कर हम क्या करना चाहते हैं इस देश में? एक साथ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? कारण क्या है? ये कहते हैं संविधान सम्मत नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, एक वाक्य लिख कर दे दिया है, बोले रखते हैं संविधान सम्मत नहीं। कैसे संविधान सम्मत नहीं? और नहीं है तो आपने 3 चुनाव कैसे कराए? जी, कांग्रेस पार्टी ने जब तक सरकारें तोड़ने की शुरुआत नहीं करी, उनकी सरकारें आती थी, तब तक तो सभी चुनाव एक साथ करे, और 2-3 राज्य 4 राज्य नए बन गए, इसके चुनाव आगे पीछे हो गए। तो वो एक साथ करने के लिए असेंबलियां डिसॉल्व कर दी कांग्रेस ने। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लोकतंत्र के विरोधी है। 7 राज्यों के असेंबलियां डिसॉल्व कर कर वन नेशन वन इलेक्शन कराया था, और आज वही विरोध कर रहे हैं। जनता वो मानते हैं, ऐसे नहीं सोचती है। जनता के अपने के सोचने के तरीके, कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि मैंने कह दिया तो बस जनता मान गई, और फिर परिणाम आते हैं तो कहते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हो गया। एक्चुअल में भैया आप जो बोलते हैं वो जनता मानती नहीं है। अभी तो कह रहे हैं महाराष्ट्र का इलेक्शन भी जो है उसको भी चोरी कर लिया आप लोगों ने। अगर हम जीत जाते तो क्या, वो जीत जाते तो क्या कहते? हम तो वो है 10 साल, हमारे 10 साल में इनकी तेलंगाना सरकार बनी, चेन्नई में सरकार बनी, बंगाल में बनी, हिमाचल में बनी, वो कैसे बनी? फिर तो कांग्रेस की बात हो रही है तो एक सवाल यहां पे आपसे पूछना चाहूंगा। ये एआईसीसी का सेशन चल रहा है, उसमें जो खबरें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो वहां से निकल के आ रही है, तो उसमें लीडर्स का मानना है 2 तरीके के थॉट्स हैं। एक तो ये है कि मोदी को गाली दो, मोदी के खिलाफ भाषण देते रहो, मोदी के पीछे पड़े रहो,
और दूसरा, कुछ नेता ये मानते हैं कि आप अपनी ऑल्टरनेट सोच, अपना विजन भी सामने लोगों के रखें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, राहुल? देखिए, इसका मतलब है कुछ तो समझ वाले लोग अभी भी वहां बचे हैं क्योंकि इतने सालों का अनुभव है, 2001 से लेकर 2025 तक का, जितनी बार मोदी जी को गाली दी, इनकी माता जी ने भी दे दी, इन्होंने भी दे दी, जितनी बार गाली दी मोदी जी और मजबूत होकर बाहर आए हैं। उनको मालूम नहीं हमारे दल का चुनाव चिन्ह कमल है, जो कीचड़ में ही खिलता है, ज्यादा खिलता है। तो हम तो गालियों के कीचड़ में ही खिलकर बाहर आते हैं, वो उनको मालूम नहीं। अमित जी, आपको काफी दिनों बाद इस बार इंटरव्यू कर रहा हूं। 2024 के चुनाव के समय आपसे बात हुई थी, एक सवाल उस पर भी। 2024 में आप लोगों को उम्मीद थी, नारा था अब की बार 400 पार, सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 240। कहां गड़बड़ हो गई, कहां रणनीति में कमी रह गई? देखिए राहुल जी, हम भी मानते हैं कि हमारी सीटें कम हुई, हो तो आंकड़ा है जी, मगर ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो ये कह रहे थे ये आए, ये कह रहे थे ये आए, मुझे बताओ, कोई खिलाड़ी मैच खेलने जाएगा, सामने टीम कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, वो क्या कहेगा? नहीं हम आज हार जाएंगे, ऐसा कहेगा क्या? अरे भाई, हमारा 300 था तो हमने 400 कहा, इसमें क्या बुराई की है भाई? हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं, हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इनका सुपड़ा साफ हो जाए। नहीं, 2024 की उसके बाद आपने 3 शानदार विजय भी वो की हैं, दर्ज की हैं। आप हरियाणा में जीते बहुत अच्छी तरीके से। महाराष्ट्र में तो मुझको फडणवीस जी ने कहा कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी और उससे कहीं ज्यादा सीटें आई। तो दिल्ली में आपने जो है केजरीवाल जी की सरकार को परास्त किया। तो ये कैसे हुआ? ये आप लोग बाउंस बैक कैसे करें? देखिए, जनता ने चुनाव में कुछ झूठा प्रचार किया गया, कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई, इसका कुछ तो असर हुआ, कुछ वोट कम मिले। जब परिणाम आया तो सबके मन में एक प्रकार की रंजिश थी कि हमने मोदी जी के साथ ये ठीक नहीं किया, और इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी बढ़ा है और बड़े जोर के साथ मोदी के काम पर थप्पा लगाने का काम ये 3 राज्यों में। थोड़ा सा आप हिंदी के पक्ष में बहुत बातें करते हैं, तो थोड़ा एक लैंग्वेज मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। ये भी साउथ से जुड़ा हुआ है। पहले मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं गुजराती हूं। मैं हिंदी के पक्ष में बात करता हूं, ये विपक्ष का प्रचार है। मैं भारतीय भाषाओं की बात जरूर करता हूं और मैं मानता हूं कि इस देश को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने इतिहास के साथ जुड़ना है तो देश की हर एक भाषा को जिंदा रखना पड़ेगा, और ये मेरा अकेले का नहीं, देश का हर नागरिक का दायित्व है। क्योंकि व्यक्ति अपनी मां की भाषा में ही सोच सकता है, अपनी मां की भाषा में ही व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है, मतलब एनालिसिस करता है, तर्क कर सकता है, मतलब लॉजिक इसका डेवलप होता है, इसके आधार पर वो निर्णय लेता है और इसके आधार पर इंप्लीमेंटेशन की वो योजना बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया मां की भाषा में ही होती है। मगर अब कुछ लोगों की भाषा यहां की नहीं है मां की, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? मैं तो भारत में जन्मा हूं, तो भारत की भाषाओं की बात करता हूं। ये सब निरर्थक हो अल्लाह करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे आने से पहले, मेरा स्पष्ट मानना है, हमारे आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक हिंदी और अंग्रेजी को सभी भाषाओं के बच्चों पर थोपा था। यूपीएससी की परीक्षा जो आईएएस आईपीएस की थी, वो अन्य भाषा में नहीं आती। 2015 में नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया कि आप तमिल में भी पेपर दे सकते हो, गुजराती में भी दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, मलयाली में भी दे सकते हो। 2020 तक सीएपीएफ की जो भर्ती होती है, इनका पेपर सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाता था, आज 13 भाषाओं में लिखा जाता है। हमने तो तमिल की एंट्री की है, गुजराती की एंट्री की है, मराठी बंगाली की एंट्री भारतीय जनता पार्टी ने की। आपने अंग्रेजी पर छोड़ दिया था।
इनके समय के अंदर लोकल स्टेशनों पर लोकल भाषा में अनाउंसमेंट भी नहीं होते थे, वो भी हमने किए। इनके समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग कंपलसरी अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ती थी, हमने उसको स्थानीय भाषा में एंट्री करा दी और आज मध्य प्रदेश में हो चुका है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है, राजस्थान आगे बढ़ चुका है। पूरे के पूरे मेडिकल के कोर्स हिंदी में अनुवादित हो गए। 13 भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाने की व्यवस्था 2026 के पहले हम कर देंगे। तो डीएमके का ये कहना हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये गलत है कि आप लोग? नहीं भाई, मैं देखो अभी मोदी जी गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि एक भी डीएमके नेता का सिग्नेचर तमिल में हो तो बताओ मुझे। अंग्रेजी में करते हैं। हमारे राज्यों ने तो अपनी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्स का अनुवाद कर दिया, वो तमिल में शुरू भी नहीं करते हैं जी, और वो तमिल की बात कर रहे हैं। एक गर्म मुद्दा जो कि सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व भर का मुद्दा है, वो है टैरिफ का मुद्दा। तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इस वक्त, उसका भारत पर क्या असर होगा, आप ये जरा सा समझाएं। देखिए, असर का आकलन करने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। सिर्फ अकेले भारत पर टैरिफ नहीं डाला गया है, ढेर सारे देशों पर डाला गया है। हमारे कितने ऑप्शन खुलेंगे, अमेरिका में भी हमसे ज्यादा हमारे स्पर्धक है, वो देशों पर टैरिफ डाला गया है। तो इसका असर क्या होगा? हो सकता है कि हमारा सामान ज्यादा भी जा सकता है, कई सारे देशों में हमारे सामान जाने की व्यवस्था भी होगी। बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है, इसमें इतनी जल्दबाजी में इसका असर का आकलन किसी को नहीं करना चाहिए। पैनिक एक जो आ रहा है, आपको लगता है कि भारत में कोई ऐसा पैनिक का कोई वो नहीं? मुझे लगता है कि देश की जनता ऐसे पैनिक में कभी आती नहीं है। ये थोड़ा मीडियाबाजी होती है तो असर तो होता है, असर नहीं होता है ऐसा नहीं, मगर धीरे धीरे संभल जाएगा। अमित जी, सब लोग जानना चाहते हैं, मेरे कुछ कॉलीग्स ने भी बोला है कि आपसे जरूर पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, सुर्खियों में भी है, मगर कोई नाम निकल कर नहीं आ रहा है। अभी तक तय नहीं हुआ है। बिल्कुल तय नहीं हुआ, तो कितना समय लगेगा? आपकी मुस्कुराहट से मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं बता रहे, नहीं हुआ रहे। भाई 13 करोड़ के मेंबरशिप की पार्टी का अध्यक्ष छिपा नहीं रह सकता ना, तय होगा उसी दिन सार्वजनिक हो जाएगा। वो पर्चा भरेंगे तो तुरंत ही नाम घोषित हो जाएगा। तो समय क्यों लग रहा है अभी तक? तो जी समय लग रहा है। जी। मुझे याद है एक बार मैंने इनसे ज्यादा सवाल पूछा था कि कितने टिकट बटेंगे, किसको क्या मिलेगा। कहता है जब होगा तो आपको भी बुला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमित जी, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में आग लग गई, आउट हाउस में आग लग गई, तो उसमें भारी मात्रा में कैश करेंसी बरामद हुई। तो मेरा सवाल यह है कि इस तरह का एक चित्र देश के सामने आया है, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि इसके पीछे क्या कार्यवाही चल रही है, क्या होना चाहिए, कैसे लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि देखिए, परंपराओं से जो परंपरा अब तक बनी है वो ये है कि जुडिशरी की जांच में इनिशिएटिव, अगर हाईकोर्ट जज के लिए कोई मसला खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश ने लेना होता है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है। हमें ये न्यायिक प्रक्रिया पर, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। इसकी रिपोर्ट आएगी तो काफी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने कमेटी बनाने के निर्णय करने में कोई तक देरी नहीं की है, और मैं आशा करता हूं कि जल्दी, क्योंकि पूरी जनता भी इसको बहुत गंभीरता से देख रही है, तो जल्दी ही ये कमेटी की रिपोर्ट, और उसके बाद ऐसा भविष्य में न हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक होगा। हम भी राह देख रहे हैं, आप भी राह देखो। एक जुड़ा हुआ सवाल जुडिशरी पर, हायर जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एक सवाल काफी मुद्दा चल रहा है। एनजेएसी की भी बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इस पर आपका व्यक्तिगत क्या मत है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई मत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक पार्टी से बंधा हुआ व्यक्ति हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है। मेरा मत व्यक्तिगत मैं पार्टी में रख सकता हूं। पार्टी एक निर्णय पर पहुंचती है, फिर पार्टी का मत मेरा मत होता है। इसी तरह से सरकार में भी मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है। व्यक्तिगत मत जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हो तब मुझे रखना होता है, या तो कैबिनेट में रखना होता है।
इसके बाहर तो कैबिनेट का जो डिसीजन होता है वही हमारा डिसीजन होता है। परंतु मैं मानता हूं कि इस पर एक नए सिरे से एक बहस ये घटना के कारण खड़ी हुई है, जनता में काफी उत्सुकता भी है। हम राह देखते हैं कमेटी क्या करती है, उससे काफी आप सारी कह रहे हैं चीजें- उसके बाद बहस होनी चाहिए। नहीं, बहस तो अभी कर ही रहे हो आप। बहस में तो कौन किसको रोक सकता है, परंतु कमेटी क्या रिपोर्ट देती है इसके आधार पर सारी चीजें स्पष्ट होगी। जम्मू और कश्मीर की ओर चलते हैं, कल आप वहां पर थे भी। राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा, क्या आपको लगता है, और नई सरकार का कैसे आप आंकलन करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। हमने भारत में दो नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनाई, एक अटल जी के नेतृत्व में बनाई और एक लंबे समय के लिए लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा है, ना हम कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। कल ही मैं रिव्यू करने के लिए गया था, उमर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, भोजन भी किया, बड़े अच्छे से इनकी फोटो भी आई है। जी जी। और हम सभी राज्य सरकारों के साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है इसी का है, परंतु सुरक्षा और अलगाववाद इस पर हमारा स्टैंड फर्म है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। अभी कठुआ क्षेत्र में कुछ घुसपैठी की घटना जरा सा सामने आई है, इसमें कुछ आपको लगता है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म टाइप के कुछ? नहीं, घुसपैठ तो पाकिस्तान के अलावा रसिया से कैसे हो सकता है, वहीं से हो सकता है, और ये तो सालों से कर रहे हैं। मगर देश के जवान बहुत मुस्तैद है, देश की सरकार भी मुस्तैद है। हम यहां पर कोई कांड नहीं करने देंगे, और करेंगे तो दंडित भी करेंगे उनको। अमित जी थोड़ा इलीगल माइग्रेशन की ओर चलते हैं। ये मुद्दा जो है आपने भी कई बार उठाया है, खासकर बांग्लादेश में जहां तख्ता पलट होने के बाद सर ये बढ़ा है, तो इस पर क्या कदम उठाएंगे कि ऐसा ना हो, इसको हम कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए बंगाल की जनता को विनती करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये समस्या वहीं से समाप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि ममता जी हम पर आरोप लगाती हैं कि भाई बीएसएफ बॉर्डर को देख रही है और आप कैसे घुसपैठ हो रही है, और बंगाल से दिल्ली तक, बंगाल से जम्मू तक कैसे पहुंच जाते, भारत सरकार क्या कर रही है। पूरे देश को मालूम है कि बॉर्डर पर फेंसिंग करने के बाद भी लगभग 250 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। नाले हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं जी, विकट भौगोलिक परिस्थिति है, और 400 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां पर बंगाल सरकार हमें फेंसिंग करने के लिए भूमि नहीं दे रही। अब जिस बॉर्डर में 600 किलोमीटर खुला रह जाए वहां घुसपैठ का रोकना बहुत दिक्कत होता है। मूसलाधार बारिश में, ठंड में, गर्मी में नदियों के नाले खुले हैं, वहीं से आते हैं, न जाने घने जंगलों से। परंतु मैं एक छोटा सा सवाल देश की जनता के सामने, सवाल और स्पष्टता दोनों रखता हूं। वो आ तो गए देश में, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी, उनका वोटर कार्ड कहां बन रहा है, जिसको लेकर वो पूरे देश भर में उत्तराखंड तक और कश्मीर तक ट्रैवल करते हैं। वो सारा वोटर कार्ड बंगाल के 24 परगना जिले से ही बनता है। हजारों पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से जो दस्तावेज मिलता है, जिला भी नहीं बदलते, इतना बेखौफ हो गए। सभी के फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वो 24 परगना जिले के। और अब मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी है? कोई विदेश से आता है, घुस गया, चलिए, इसकी जिम्मेदारी जनता तय करेगी। मगर घुस कर गांव में आया, क्या पटवारी को मालूम नहीं पड़ेगा?
कि गांव में 25 लोग नए आ गए हैं? क्या पुलिस वाले को मालूम नहीं पड़ेगा कौन इनका आधार कार्ड बना रहा है, कौन उसका वोटर कार्ड? और वो कहती है आधार कार्ड भारत सरकार की एजेंसी अंततोगत्वा कलेक्टर होता है जो आपके अधीन है। इलेक्शन कमीशन की भी एजेंसी तो कलेक्टर ही होता है जो आपके अधीन है। परंतु ये सब इंडिया अलायंस की पार्टियों को उसमें अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। तो इसका समाधान अब आसाम से क्यों बंद हो गया? जी, देखो भाई, समाधान तो हम जरूर ढूंढेंगे, मगर मैं तो इस मंच का उपयोग कर कर बंगाल की जनता को कहता हूं इसका एक सरल समाधान है। इस बार कमल फूल की सरकार बना दीजिए, अपने आप समाधान आ जाएगा। क्या लगता है अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? पिछली बार भी बहुत वो था, पर आप लोग सरकार नहीं बना पाए और लोकसभा के चुनाव में भी धक्का लगा है आपको वहां। देखो भाई, ऐसा है, हमारे 4 मेंबर थे। मैं मीडिया का रुख जिसमें आप भी आ जाते हो वो समझाता हूं। हमारे 4 मेंबर थे, 4 से 77 हुए, हमें झटका लगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने 23, सुनो ना यार, जिस कांग्रेस पार्टी ने 27 साल राज करा, ये 0 हो गए, उनको झटका नहीं लगा है। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 27 साल राज करा, वो भी 0 हो गए, झटका नहीं लगा है। भाई 4 से हम 77 पहुंचे एक चुनाव में, तो 77 से कितना होता है जरा गुणाकार करो। सरकार बनती है और कई सरकार हमने बनाई है। नहीं, 77 तो बहुत बड़ी आपकी वो थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगला चुनाव को अगर देखें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में ज्यादा अपेक्षा थी, कम सीटें आई। स्वाभाविक रूप से कम हुई है, मगर हमने इसके बाद में काफी हमारे संगठन का विस्तार भी किया है, सदस्यता भी की है, ड्राई एरिया में भी सदस्यता करी है, हमारे फुल टाइमर भी निकले हैं और हम इसको अच्छे से देख रहे हैं। बंगाल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जरूरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना तो जरूरी ही है, परंतु बंगाल देश के लिए भी भाजपा या तो कोई भी राष्ट्रवादी दल जीते, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम बंगाल के पीछे। अभी 25,000 जो अनलमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसके खिलाफ भी ममता जी खड़ी हैं, कह रही हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मैं देखती हूं कौन क्या करता है। चलिए, अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानूंगा, वरना आप लोग मेरे थोड़े से जो बाल बचे हैं वो भी नोच लोगे भैया। मोहम्मद यूनुस जी का कहना है कि बांग्लादेश के इस संदर्भ में एक सवाल और कि जो वहां के इंटरिम लीडर हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं और चाइना को जो है जो भी कुछ करना है वो बांग्लादेश के थ्रू जो है वो मार्केट एक्सेस है, चारों तरफ सी का वो है। इसको आप कैसे देखते हैं, इनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत की 1 इंच जमीन पर हम किसी को आंख नहीं डालने देंगे, एंट्री का तो सवाल ही नहीं। आपने हरदम, मैंने आपसे ये सवाल 2-3 बार पूछा है, फिर से पूछता हूं क्योंकि नया कार्यकाल है, इस तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में, इस पर क्या इस थर्ड उस पे? देखिए, भारत का स्टैंड बड़ा रुख है जी, स्पष्ट है और सालों से है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। और जहां तक कब आएगा इसका सवाल है, तो इतना तो तुम भी समझते हो राहुल, मैं सार्वजनिक मंच पर इसकी तिथि न बता सकता हूं, ना योजना बना सकता, मगर हर भारत सरकार का दायित्व है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। वो हमारा सिर्फ क्लेम नहीं है, हमारी बिलीफ है और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी है और हमारा लीगल केस भी मजबूत है। पाकिस्तान कहता है कि जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं उसके पीछे इंडिया का हाथ है, इसको कैसे आप देखते हैं? चलिए, अब उनसे समझ नहीं पड़ता, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, वहां की जनता को क्या करेंगे, मगर अब उनकी समस्या है, उनको निपटना चाहिए। पर क्या इंडिया सपोर्ट करता है बलूच लोगों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट? हमारी देखिए, इंडिया के सपोर्ट का सवाल ही नहीं होता। उनके यहां जिस प्रकार से शासन चल रहा है, इसके कारण कुछ प्रांतों में असंतोष है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते।
नेपाल में जो है, नेपाल में इस वक्त हिंदू राष्ट्र की जो है एक मांग है, इस मांग को आप कैसे देखते हैं? अब वहां पर भी डेमोक्रेसी है, सब लोग अपनी अपनी मांगे करते हैं। चाइना का स्टैंड जो है इधर कुछ सॉफन होता हुआ आपको दिख रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बातचीत बढ़ रही है। क्या चाइना से इन्वेस्टमेंट्स आने की कोई उम्मीद है? देखो, मैं मीडिया का आदमी नहीं हूं जी। एक स्टेटमेंट से देशों के रुख तय नहीं होते हैं। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, सकारात्मक समाधान निकलता है तो अच्छी बात है। तहव्वुर राणा का जो है एक्स्ट्रेडिशन जो है हो रहा है, वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगे। क्या डेविड हेडली के लिए भी हम वो करेंगे? कुछ उम्मीद है कि वो भी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित जी, आपने नक्सलिज्म पे बड़ा बयान दिया है, इसका रोड मैप क्या है, कैसे खत्म होगा पूरा? आपने एक टाइम फ्रेम भी दिया है, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नक्सलिज्म अब 120 जिलों के आसपास था, घटते 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 अब 12 जिलों तक सिमट कर रह गया है। एक जमाने में स्वप्न देखते थे पशुपति टू तिरुपति का, वो सपना उनका चूर चूर हो गया है। बिहार मुक्त हो गया, झारखंड मुक्त हो गया, महाराष्ट्र ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बच गई है, मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बची है, तेलंगाना मुक्त हो गया, आंध्र प्रदेश मुक्त हो गया, उड़ीसा मुक्त हो गया, केरल मुक्त हो गया है, कर्नाटक मुक्त हो गया है। अब कुछ जिले और कुछ तहसीलें बची है, और ये थोड़ा लेट भी इसलिए हुआ है कि बीच में 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। मैं जब कहता हूं तब कांग्रेस पार्टी वाले मुझ पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप नक्सल के खिलाफ की लड़ाई में पक्षापक्षी करते हैं, मगर मैं आंकड़ा देना चाहता हूं जी। 24 में हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, 24 से अब तक 25 में टोटल 436 नक्सली मारे गए, 1364 गिरफ्तार किए गए और 1400 सरेंडर हुए। 15 साल का टोटल ये नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने सुरक्षा वैक्यूम को समाप्त कर दिया है। विगत 5 सालों में लगभग 380 कैंप बनाए हैं, और सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस घने जंगलों में, एक प्रकार से इसके लिए शब्द उपयोग करना है तो घोर तपस्या कर कर इनके पीछे लगे हैं और उनके उन्मूलन में लगे हैं। फिर भी मैं तो आज के कार्यक्रम से माध्यम से कहना चाहता हूं, कई लोगों ने सरेंडर किया है, जिनके हाथ में हथियार है, हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए और अपना जीवन अच्छे से बिताए। उत्तर पूर्व में भी 10,000 लोगों ने सरेंडर किया है, 20 समझौते हमने किए हैं, और उत्तर पूर्व में कमोबेश टेररिज्म समाप्त हो चुका है। परंतु एक बात निश्चित है कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सल हिंसा पाश बन जाएगी। ये हमारी सरकार का बहुत फर्म निर्णय है कि हम नक्सल से मुक्त भारत बनाए। मतलब 1 साल में। अमित जी, भारत के अंदर खालिस्तान की एक्टिविटीज कुछ बढ़ रही हैं क्या? आपका क्या वो है? और पंजाब की सरकार जो है वो कितनी सक्षम है इसको कंट्रोल करने में आप लोगों के साथ मिलकर? देखिए, पंजाब सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है जी, मगर भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है। कोई भी किसी भी नाम से अगर देश को तोड़ने की बात करता है तो हम जरा भी सहन नहीं कर सकते, और उसको बिल्कुल सख्ती के साथ दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
पंजाब में क्या लगता है आपको, अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल, क्या भूमिका रहेगी? क्या आप अकाली दल के साथ लड़ेंगे? ऐसा कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी है, पंजाब के अगले चुनाव का आकलन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाएंगे भैया। ऐसा मैच होकर पड़ा है। मगर मुझे आशा है कि चुनाव आते आते पंजाब की जनता एक अच्छे निर्णय की तरफ पहुंचेगी और एक पूर्ण बहुमत की सरकार कोई न कोई जरूर बनाएगी। मणिपुर में आप जो है दोनों कम्युनिटीज के बीच बातचीत का माहौल एक बना रहे हैं, कब तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा, कैसे, कब? देखिए, प्रेसिडेंट रूल पूर्णतया नहीं लगाया गया। अभी हमने असेंबली को सुषुप्त अवस्था में रखा है जी। तो हमारा तो प्रयास है कि जल्दी से दोनों समुदायों के बीच में बातचीत हो और शांति स्थापित हो। कुछ सफलता मिली भी है, घटनाएं तो बंदी हुई है, मगर बातचीत में भी कुछ सफलता मिली है। परंतु मुझे लगता है कि 2-3 दौर की बाढ़ और होगी। जो सबसे पास चुनाव है वो है बिहार का चुनाव, तो क्या बिहार में क्या लगता है आपको, क्या एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो सीट शेयरिंग होगी वो क्या जैसे पिछली बार थी उसी प्रोपोर्शन में रहेगी? प्रदेश में हमारी पार्टी और हमारे साथी दल बैठकर तय पर क्या नीतीश जी के चेहरा होंगे चुनाव का? बाकी मुख्यमंत्री तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ही, सवाल ही कहां है कोई। तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप जीतेंगे? अरे भाई, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे। कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हर बार 2-3 पूछता हूं, पर इस बार भी कोशिश। पूछकर क्या करोगे, कुछ निकलेगा नहीं यार। मैं फिर भी कोशिश करता हूं। मैंने सुना है कि आपका जब जन्म हुआ था तो आपका शरद पूनम के दिन जन्म हुआ था, तो बहुत दिनों तक आपको पूनम भाई के नाम से भी लोग जानते हैं, और आपके नामकरण में बहुत देरी भी हुई थी, इसकी क्या वजह थी, कुछ बताइए। नहीं, मेरी बुआ ने मन्नत मानी थी कि 5 साल का होऊंगा तब नाम तय किया जाएगा। चूंकि मैं पूनम के दिन जन्मा था तो सब पूनम कहते थे। इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है भाई, हर एक बच्चे के साथ गांव में होता है। एक कहानी जो मैंने आपसे भी सुनी है थोड़ी बहुत, कि जब आप 11 वर्ष के थे तो आपको आपके घर वाले चाहते थे कि आप यूएस चले जाएं, तो आप घर छोड़कर भाग गए। छोड़ो, मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा और यहीं जीऊंगा। अगले साल मोदी जी के गवर्नेंस में करीब 25 साल पूरे हो जाएंगे और आपने उनके संग बहुत क्लोजली बहुत समय तक काम किया है। इस केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से ये जोड़ी इतने साल से साथ में काम कर रही है, आप एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, कोई भी दो कार्यकर्ता एक साथ काम करते, एक नेता और कार्यकर्ता एक साथ काम करता है, तो इतने लंबे समय तक काम करते करते एक दूसरे के काम की पद्धति भी समझ में आ जाती है, एक दूसरे का सोचने का ढंग भी समझ में आ जाता है और एक दूसरे का स्वभाव भी समझ में आ जाता है। अंततोगत्वा तो चाहे मोदी जी हो चाहे मैं हूं, हमें हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप काम करना है। तो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमारी गाइडलाइन है, इसीलिए कभी मतभेद पैदा नहीं होते हैं। वो भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए सोचते हैं, मैं भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए सोचता हूं। तो मतभेद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने का सवाल है, इसमें जरूर एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर अलग प्रकार से। मैं मोदी जी जो लक्ष्य तय करते हैं, इसका पूरा करने के लिए मेरे साथियों को साथ में रखकर पूरा प्रयास करता हूं। ये मेरे कंट्रीब्यूशन का तरीका है। मोदी जी हमारे नेता है, हम सब कार्यकर्ता जो इनके साथ तैयार हुए, इनके नीचे काम कर रहे हैं, वो सभी के छोटी गलतियां हैं, उनको मोदी जी माफ कर सुधारते हैं। तो हमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक तरफ से कंप्लीट बनाने में। तो इस तरह से एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है। परंतु ये उदाहरण जो आप दे रहे हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए इस देश में हजारों कार्यकर्ता है, जिनमें कार्यकर्ता बनाने से लेकर उसको बड़ा सोचने तक, तरीके से सोचने तक की पूरी प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमारे कई नेताओं ने की है। और ये बहुत बड़ी बात है।
और इसी के कारण हम चुनाव अनेक हारे, मगर हमारी पार्टी कभी टूटी नहीं। जी। चुनाव हारे, हम साफ नहीं हो गए। यूपी में कांग्रेस चुनाव हारी, साफ हो गई। बिहार में चुनाव हारी, साफ हो गई। हम साफ नहीं होते, इसी का कारण है कि हमारे कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश के संविधान के लिए काम करते हैं। अमित जी, एक आखिरी सवाल। अगर एक दिन मान लीजिए आपको बिल्कुल फुर्सत हो, कुछ भी करने को ना हो, कोई मीटिंग ना हो, आपके पास पूरा समय हो अपने लिए, तो आप क्या करेंगे उस दिन? मेरे पास 8000 पुस्तकें हैं, काफी सारे पढ़ने का बाकी है, और मुझे शास्त्रीय संगीत का भी बहुत बहुत शौक है, जिसको मैं समय नहीं देना पड़ता। पुस्तक तो जरूर पढ़ूंगा और संगीत सुनते सुनते पढ़ूंगा। अमित जी, आज आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका राइजिंग भारत मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You can be a little more generous with your applause. He's been so candid, forthright in his answers. Amit ji, thank you so much. Ladies and gentlemen, please stay in the auditorium because we have Dr. L. Subramaniam, Kavita Krishnamurthy ji, Bindu Subramaniam and Ambi Subramaniam taking the stage for a mesmerizing performance. We request you all to please stay seated. Since you said it's been challenging circumstances, it's beyond what anyone could have imagined. Let's